हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि येलिंग में रहने वाले एक फार्मर वे चांगजी के घर में एक बेबी बॉय ने बर्थ लिया था, जिसे देखकर मदर नेचर बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी वो इतनी खुश लग रही हैं कि उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया कि उनके चैम्बर में कोई आ गया है। हेवन एम्प्रेस मदर नेचर को देखकर कहती हैं, गॉडेस नेचर, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। उन्होंने उस मैजिकल स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ मदर नेचर ऑलरेडी देख रही थी। वहाँ वे चांग से अपने बेबी के साथ था। हेवन एम्प्रेस मदर नेचर को देखकर कहती है, ये किसका बेबी है और ये लोग कौन हैं जिन्हें आप इतने ध्यान से देख रही हैं और इतना खुश भी लग रही हैं। इस पर मदर नेचर हेवन एम्प्रेस को देखकर कहती है, मदर नेचर हेवन एम्प्रेस को देखकर कहती है, तुम्हें अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें सब कुछ पता है। इस पर हेवन एम्प्रेस मदर नेचर को देखकर कहती है, मदर, आपके कहने का मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल सही है, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये बेबी येलिंग लाउजा का रीबर्थ है। आपने हंगमुंजुन और येलिंग लाउजा दोनों को रीइंकार्नेशन करवाया। क्या मैं सही हूँ? इस पर मदर नेचर ने नोट किया। हेवन एम्प्रेस हैरानी में उन्हें देखकर कहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब येलिंग लाउजा की सोल अंडरवर्ल्ड में कैद है तो फिर उनका रीइंकार्नेशन कैसे हो सकता है? मैंने इस बारे में एम्परर से भी पूछा था और उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि येलिंग लाउजा रीबर्थ नहीं ले सकता। तो फिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? मदर नेचर एम्प्रेस को देखकर स्माइल कर रही थी। वो उनसे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कब से मालूम था कि मैं हंगमिंजुन के साथ साथ येलिंग लाउजा को भी रीइंकार्नेशन करवाने की कोशिश कर रही हूँ? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें नहीं मालूम था। इस पर एम्प्रेस मुंह बनाकर कहती है, मदर, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि आप येलिंग लाउजा को रीइंकार्नेशन करवाने की कोशिश कर रही हो। मुझे कैसे मालूम होता? मैं बस इतना जानती हूँ कि आप इतने दिनों से किसी की सोल पर तो काम कर रही थी, लेकिन वो सोल कौन सी है मुझे नहीं मालूम था। क्या वो येलिंग लाउजा ही था? इस पर मदर नेचर एम्प्रेस के सामने बैठ गई। वो उसे देखकर कहती है, वो येलिंग लाउजा ही था। इस पर गॉडेस और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वो कहती है, मदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर येलिंग लाउजा की सोल तो अंडरवर्ल्ड में कैद है ना, तो उन्होंने रीबर्थ कैसे ले लिया? मदर नेचर कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है येलिंग पैट्रियार्क हज़ारों सालों से अंडरवर्ल्ड में क्यों कैद है? अब तक वो उस कैद से क्यों बाहर नहीं आ पाया है? इस पर एम्प्रेस कहती हैं, क्योंकि उन्हें हंगमिंजुन की तलवार से कैद किया गया है और उन्हें पूरे हेवन के गॉड्स और डेटीज़ ने मिलकर कैद किया है, तो उस कैद से छूटना आसान थोड़ी होगा। इस पर मदर नेचर स्माइल करके कहती है, ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है। येलिंग पैट्रियार्क को रोकना बहुत मुश्किल है। अपने सोलमेट को खोने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि येलिंग पैट्रियार्क शांत रहता और उसे कैद करना आसान होता? बिल्कुल भी नहीं। हज़ारों सालों से वो अंडरवर्ल्ड में कैद है। वो खुद को आज़ाद क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका रीज़न जानती हो? एम्प्रेस बहुत ही ध्यान से मदर नेचर की बातें सुन रही थी। मदर नेचर कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था, हंगमिंजुन ने खुद को सेक्रीफाइस किया था और हेवन ने येलिंग पैट्रियार्क की सोल को अंडरवर्ल्ड में कैद किया था। उस दिन भले ही हंगमिंजुन की सोल टुकड़ों में टूट गई थी, लेकिन बीचेन की वजह से येलिंग पैट्रियार्क की सोल का एक टुकड़ा उसकी सोल से अलग हो गया था। जब मैं हंगमिंजुन की सोल को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय मुझे येलिंग पैट्रियार्क की सोल का वो छोटा सा टुकड़ा मिला था। तब से मैं उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड में कैद कर लिया गया था, तो उसकी सोल को पूरी तरीके से रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो टुकड़ा आधा ही मेरे पास रह गया और मैं उसी का रीइंकार्नेशन करवाने की कोशिश करने लगी। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उस छोटे से टुकड़े से येलिंग पैट्रियार्क को फिर से रीबर्थ करवा सकती हूँ। ये सच में मिरेकल है। एम्प्रेस तो बहुत ही ध्यान से मदर नेचर की बातें सुन रही थी। मदर नेचर उन्हें इस तरीके से खोया हुआ देखकर कहती हैं, तुम ज़रूर ये सोच रही होंगी ना कि मैंने उस डेविल की सोल को क्यों रिकवर करवाया, उसे क्यों रीबर्थ दिलवाया। हंगमिंजुन तो ग्रेट गॉड है, उनकी सबको ज़रूरत है, इसलिए उनका रीइंकार्नेशन तो ज़रूरी था, लेकिन येलिंग पैट्रियार्क का क्यों, है ना? इस पर एम्प्रेस खुद को संभाल कर कहती है,
मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपको किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कुछ भी करती हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और मुझे आपके रीज़न पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ तो मुझे खुशी ही है कि हंगुंजुन और यीलिंग पैट्रियार्क दोनों का रीबर्थ हो गया। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता है आखिर उस प्यारे से वेवुशियान को हो गया था जो वो यीलिंग पैट्रियार्क बन गया और उसने हेवन के खिलाफ वो सब कुछ किया। पुराने दिनों को सोचकर एम्प्रेस सैड हो गई थी तो मदर नेचर उन्हें काम करके कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर एम्प्रेस खुश हो गई। वो कहती है, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर है। इस बात पर मदर नेचर कहती है, इसका मतलब है तुम झूझैंगलिन को कुछ भी नहीं बताने वाली हो। एम्प्रेस मुंह बनाकर कहती है, मैं क्यों बताऊंगी, वो हेवन के एम्परर है, उन्हें खुद से पता करना चाहिए। इस पर मदर नेचर स्माइल करके कहती है, क्या अपने हस्बैंड और उससे भी बढ़कर हेवन के एम्परर से झूठ बोलना सही रहेगा। इस पर एम्प्रेस मिस्चीवियसली स्माइल करके कहती है, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो बस उनसे कुछ कहूँगी ही नहीं, लेकिन आपको मुझे हर बात बतानी पड़ेगी, अब मेरी नज़र आप पर है। इस बात पर मदर नेचर हंसने लगी और एम्प्रेस वहाँ से चली गई। एम्प्रेस के जाने के बाद मदर नेचर खुद में ही सोच रही थी, वेवुशियान, मैं जानती हूँ तुम अंडरवर्ल्ड से आज़ाद होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सोल कंप्लीट है ही नहीं। जब तक तुम्हारी सोल कंप्लीट नहीं होगी तुम उस अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं आ सकते हो। या तो हंगुंजुन या तो तुम्हारी पूरी सोल ही तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम दोनों के लिए जो कुछ कर सकती थी मैंने वो किया। अब ये तुम दोनों का फेट है जो आगे डिसाइड करेगा कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। दूसरी तरफ यीलिंग में वही कांगसे सनरन और अपने बेबी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। उन दोनों ने बेबी का नाम भी सोच लिया था। कांगसे सनरन उसे खुशी से हवा में उठाकर कहती है, हमारा शियान शियान, इसका नाम वेवुशियान है, बर्थ नेम वुइंग। वे चांगसे फल और सब्जियों की टोकरियां तैयार कर रहे थे और साथ ही अपनी वाइफ और बेबी को देखकर खुश भी हो रहे थे। तभी कांगसे सनरन कहती है, क्या आपका जाना जरूरी है, सर्वेंट से क्लाउड ड्रेसेस पहुंचा देंगे। इस पर वे चांगसे कहते हैं, लगभग 1 महीना हो गया है और हमने अभी तक वहाँ पर फल और सब्जियाँ डिलीवर नहीं करी हैं। तुम तो जानती हो ना, ये हमारा काम है और मुझे बहुत ज़्यादा अर्न भी करना है। अब सिर्फ हम दोनों नहीं हैं, हमारा शियान भी आ गया है, मैं उसके लिए कोई भी कमी नहीं करना चाहता हूँ। कांगसे सनरन मुंह बनाकर कहती है, ये कल्टीवेटर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं तो क्या ये अपने लिए यहाँ फल और सब्जियाँ भी नहीं उगा सकते हैं। इस पर वही चांगसे कहते हैं, अगर वो लोग भी फल और सब्जियाँ उगाने लगे तो हम जैसे फार्मर्स क्या करेंगे। वो उनके पास आया और अपने बेबी के माथे पर किस करके कहता है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा और अपने शान शान के लिए एक प्यारा सा तोहफा भी लेकर आऊँगा। और फिर उसके बाद वो क्लाउड ड्रेसेस फल सब्जियाँ डिलीवर करने चले गए। फार्मर्स डिफरेंट सेक्ट को अपनी फसल, फल, सब्जियाँ ये सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं। बदले में वो उन लोगों को पैसे देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। वे चांगसे भी फल और सब्जियां उगाकर अपने आसपास के छोटे और बड़े सेक्ट में उसे डिलीवर करते हैं। लेन सेक्ट में भी मोस्टली वही फल सब्जियां डिलीवर करते हैं, लेकिन अपनी बेबी के बर्थ की वजह से 1 महीने तक वो क्लाउड ड्रेसेस में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए थे। इसलिए आज उन्होंने सोच लिया कि उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा। चिरेन गेट पर कुछ डिसिपल्स के साथ फल और सब्जियां कलेक्ट कर रहा था। वो वे चांगसे को सालों से जानता है क्योंकि सालों से वही यहाँ पर फल सब्जियाँ डिलीवर करता है, इसलिए उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। जब उसे पता चला कि वे चांगसे को एक बेबी बॉय हुआ है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ साथ उसने उसे एक प्यारा सा तोहफा भी दिया। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। क्लाउड ड्रेसेस में बेबी वांगजी बड़ा हो रहा था और यीलिंग में वेवुशियान। हेवन के किसी भी गॉड और डेटीज़ को अभी तक ये मालूम नहीं है कि यीलिंग पैट्रियार्क का भी रिइंकार्नेशन हो गया है। वांगजी पर तो हेवन की हर समय नज़र रहती है, वो उसे हर समय प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है तो लेन सेक्ट के अलावा हेवन भी इसका पूरा ध्यान रखता है कि वो वांगजी को प्रोटेक्टेड रखें। लेकिन दूसरी तरफ वेवुशियान
वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो रहा था। क्लाउड ड्रेसेस में हंगुंजुन को छोटी सी ही उम्र से पढ़ना लिखना, वॉर आर्ट्स, रूल रेगुलेशंस, म्यूज़िक और न जाने क्या क्या सिखाया जाने लग गया था। और दूसरी तरफ विंग, वो तो बिल्कुल नॉर्मल एक फार्मर के बेटे की तरह बड़ा हो रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। जिस जगह पर वो रहता है वहाँ आसपास के लोगों की उसने नाक में दम करके रखा है। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। कोई भी उसकी मिस्चीवियस को दूर से ही पहचान जाता है। जिस पर भी उस बच्चे की नज़र पड़ जाती है, इसका मतलब है उसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है और हर समय लोगों को परेशान करता रहता है। कांग से सनरिन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। वो विंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं, और जब भी वो उसकी शिकायत वे चांगसे से करती हैं तो वे चांगसे उसे हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि विंग उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेंस एक्ट में वांग जी लेंजुरन की गाइडेंस में हंगुंजुन की पावर्स को भी रीगेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता है कि उसके अंकल उसे जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे ये सीखना है। टाइम धीरे धीरे स्किप हो रहा था। छोटा विंग जो 10 साल की उम्र तक बहुत ही ज़्यादा शरारती था, अब वो थोड़ा शांत हो गया है और अकेले अकेले रहने लग गया है। इस बात से कांग से सनरिन बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले वो उसकी शरारतों से परेशान थी, लेकिन अब विंग को चुपचाप देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विंग इस तरीके से चुप है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। 10 साल के विंग ने एक दिन अपने फादर से बहुत ज़्यादा जिद करी कि आज वो भी उनके साथ फल और सब्जियां सेल करने मार्केट जाएगा। कांग से सनरिन ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन जब विंग ने बात नहीं सुनी तो वो भी वे चांगसे के साथ विंग को लेकर मार्केट आ गई। उस दिन उन्होंने बहुत मस्ती करी। विंग को उसके मनपसंद की चीज़ें दिलाई, विंग को हर वो शरारत करने दी जो वो करना चाहता था। लेकिन तभी उन लोगों ने देखा कि मार्केट में एक जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर एक शमन लोगों को उनका फ्यूचर बता रही थी और किसी को उनका पास्ट। तभी उस शमन की नज़र विंग पर गई और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगी। वो सब लोगों को देखकर कहती है, ये बच्चा डेविल है। कांग से सनरिन और वे चांगसे ने इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उस शमन को बहुत ज़्यादा डांटा। लेकिन जो लोग थे वो उस शमन को फॉलो करते थे और उन लोगों का मानना था कि वो शमन जो कुछ भी कहती है वो सब कुछ सच होता है। इसलिए उन लोगों ने ये न्यूज़ स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि वे चांगसे और कांग से सनरिन का बेटा एक डेविल है। धीरे धीरे ये न्यूज़ यीलिंग में फैल गई थी, जहाँ पर विंग अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वहाँ पर भी लोगों में ये सारी बातें होने लगी। कुछ लोगों को तो इस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कई सालों से वो वे चांगसे और उसकी फैमिली को देखते आए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बातों में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का सबसे बुरा असर बेबी विंग पर हुआ था। अब उसने बाहर जाना बंद कर दिया था। उसके दोस्त भी जो उसके साथ खेला करते थे अब वो उससे बुली करने लग गए थे। इसलिए विंग ज़्यादातर घर में ही रहता था। जब भी उसकी मदर उससे बाहर ले जाने की कोशिश करती थी वो बिल्कुल भी नहीं जाता था और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। इसलिए कांग से सनरिन को उसकी बात सुननी ही पड़ती थी। वे चांगसे भी ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उनका बेबी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी रहता था, आजकल वो बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लग गया है। ना वो खेलता है ना ही वो ज़्यादा बोलता है। उसे यही डर लगा रहता है कि अगर वो बाहर बाकी बच्चों के साथ खेलने जाएगा तो वो लोग उससे बुली करेंगे। इसलिए वो ज़्यादातर समय घर में ही रहने लगा। वे चांगसे और कांग से सनरिन दोनों विंग की सिचुएशन को समझ रहे थे, लेकिन उन्हें विंग का कॉन्फिडेंस वापस भी लाना था। इसलिए वे चांगसे उसे अपने साथ फल और सब्जियां डिलीवर करने के लिए क्लाउड ड्रेसेस ले जाने लगे। धीरे धीरे विंग को अच्छा लगने लगा। उसे क्लाउड ड्रेसेस पसंद आने लगा। यहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति है, ना ज़्यादा लोग हैं और ना वो बुरे बच्चे हैं जो उसे अक्सर बुली किया करते हैं। यहाँ पर उसे कोई भी नहीं कहता कि वो एक डेविल है। जब से वे चांगसे उसे क्लाउड ड्रेसेस ले जाने लग गए थे, तब से विंग पहले जैसे होने लग गया था। अब उसे अपने बाबा के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। ये देखकर कांग से सनरिन और वे चांगसे दोनों ही खुश थे। इसलिए कभी भी विंग अगर उनसे जिद करता था कि उसे क्लाउड ड्रेसेस जाना है तो वो लोग उसे रोकते नहीं थे। अब तो ये वेवुशियान की आदत हो गई थी। जब भी उसे टाइम मिलता था वो इस काम से नेचर का मज़ा उठाने क्लाउड ड्रेसेस चलाता था। हाँ, उसे क्लाउड ड्रेसेस में अंदर घुसने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसे अंदर जाकर करना भी क्या है।
वो तो सिर्फ यहाँ पर नेचर का मज़ा लेने आता है। क्लाउड रेसेस के बड़े बड़े पहाड़, जंगल, हरी हरी घास, नदियाँ और सबसे ज़्यादा वो बनीज जो उसे जंगल में मिले थे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो अक्सर इस जंगल में आया करता है। दूसरी तरफ हेवन एम्परर झू जैंगलिन, चिंगेजुन और लेंचरेन से लगातार मीटिंग करते रहते थे। अब वांग जी 15 साल का हो गया है, इसलिए वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वांग जी हंगुंजुन की पावर को गेन करे, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में डिमोनिक कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कौन है जो इस डार्क मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी है। उन लोगों को कुछ सेक्ट और कल्टीवेटर्स पर शक भी है, लेकिन पूरे प्रूफ नहीं है। झू जैंगलिन को शक है कि अगर इसी तरीके से डार्क कल्टीवेशन कल्टीवेटर करते रहे तो इससे यीलिंग पैट्रिया को पावर मिलेगी। अभी तक तो वो उस कैद से आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वांग जी अपनी पावर्स को गेन कर ले, ताकि वो आगे के लिए तैयार रहें। लान वांग जी गुसुलेन सेक्ट का बहुत ही डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसिपल है। वो सेकंड प्रिंस तो है ही, लेकिन सिर्फ इस वजह से उसको किसी भी तरीके के एडवांटेज नहीं मिले हैं। बाकी सभी डिसिपल्स और सेक्ट मेंबर्स उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इसका रीज़न उसकी स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं। वो हर चीज़ में बेस्ट है। लेकिन तलवारबाजी की स्किल में लान वांग जी थोड़ा सा कच्चा है। वो जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन तलवारबाजी में वो हार ही जाता है। ये सब कुछ देखकर तो चिरेन, चिंगेजुन और उनके साथ झू जैंगलिन भी थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि है तो वो हंगुंजुन ही, और हंगुंजुन की तलवारबाजी हर रेल में सबसे बेस्ट थी। तो फिर लान वांग जी के पास ये स्किल क्यों नहीं आई? वो इस चीज़ में इतना बुरा कैसे हो सकता है? वांग जी अपनी पूरी कोशिश करता था कि हर स्किल की तरह वो शॉर्टमैनशिप में भी सबसे बेस्ट हो। इसके लिए वो घंटों प्रैक्टिस करता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तलवारें उसके हाथों के लिए बनी ही नहीं है। उसका बिल्कुल भी उन तलवारों को छूने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी वो एक कल्टीवेटर है और उसे तलवार चलाना तो आना ही चाहिए, इसलिए चिरेन उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। चिरेन ने वांग जी को तलवारबाजी सिखाने की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई लेन शिचिन को दी है, जो 18 साल का है और तलवारबाजी में सबसे बेस्ट। वांग जी का ये डेली रूटीन बन गया है। अब वो अपनी क्लासेस के बाद हर रोज़ शिचिन के साथ जंगल में जाकर तलवारबाजी करता है, और शिचिन भी अपनी पूरी मेहनत करता है ताकि वो वांग जी को सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखा सके। पहले शिचिन ने सजेस्ट किया था कि वो लोग सेक्ट के अंदर रहकर ही तलवारबाजी सीखेंगे, लेकिन वांग जी ने अपने भाई से रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना वो जंगल में जाकर ये सब कुछ करें, क्योंकि सेक्ट में उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उसका ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हर रोज़ वो दोनों भाई जंगल में आकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर वांग जी अच्छा करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। शायद ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों भाई अकेले हैं और उन्हें कोई तीसरा देखने वाला नहीं है, ऐसा वांग जी सोचता है। लेकिन कोई है जो उन्हें रोज़ छुप छुप कर यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। हाँ, वो हमारा प्यारा शियान है। विंग आज भी छुप के शिचिन और वांग जी को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। उसके हाथ में उसने बनी को पकड़ रखा था। वो उसे देखकर कहता है, बाबा ने जिस तरीके की कहानियाँ सुनाई थी, कल्टीवेटर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वो कितने अच्छे तरीके से उस तलवार को चला रहा है। वो अपने हाथों को देखकर कहता है, क्या मैं भी ऐसा चला सकता हूँ? फिर वो खुद ही से कहता है, लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं कल्टीवेटर थोड़ी हूँ। वो अपने पेट पर हाथ रख के कहता है, और वैसे भी बाबा ने कहा था कि उनकी बॉडी में कुछ होता है। क्या होता है? हाँ, गोल्डन कोर। इसीलिए वो ऐसी तलवार चला सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे भी ऐसी तलवार चलानी है। विंग उस बनी को अभी भी अपनी गोद में पकड़कर दोनों भाइयों को तलवारबाजी करते हुए देख रहा था। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।